देखिए, उत्तर प्रदेश को तो सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है। अब इसमें क्या गुंजाइश है, उत्तर प्रदेश में कैसे साधे जाएंगे राजनीतिक मायने, ये तो अब बजट जब आएगा सबके सामने आ जाएगा। बात कर लेते हैं बिहार और आंध्र की, जिन दो सहयोगियों पर ये सरकार टिकी हुई है, उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और बात बिहार की, बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग बड़ी पुरानी रही है। यूपीए से लेकर एनडीए सरकार तक ये मांग बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी रही है। बिहार में अगले साल चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सहयोगी दलों का जो प्रेशर है वो काम आ पाएगा? क्या बिहार जो मांग कर रहा है वो मांग पूरी हो पाएगी? जो स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है, देखिए अभी जो बजट है बिहार का वो 1.22 लाख करोड़ है। अब इसमें क्या इजाफा किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस पर निगाहें न सिर्फ बिहार के लोगों की बनी हुई हैं बल्कि विपक्षी दलों की भी बनी हुई हैं, जो बार बार इस तरफ इशारा करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। आंध्र प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश की भी रहती है। तेलंगाना के अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू से लेकर जगनमोहन रेड्डी तक की मांग केंद्र के सामने उठाते रहे हैं। इस बार नायडू एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक है। ऐसे में देखना है कि आंध्र प्रदेश को इस बार क्या मिलता है, अपने सहयोगियों को कैसे लेकर चलती है ये सरकार। आनंद जी, ये तो सबसे बड़ी परीक्षा मोदी सरकार की हो सकती है ना। अपने दोनों सहयोगी दोनों स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि बिहार को तो नहीं मिलने वाला, ये कल तय हो गया है, लेकिन और क्या मिलेगा इस पिटारे से? कैसे खुश करेंगे मोदी जी या सरकार अपने सहयोगियों को, ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकली देखें तो ये सरकार अभी जितने 4 जून के बाद से जो सरकार आई है, मोदी सरकार या एनडीए सरकार अब लोग कह रहे हैं उसको, ये दबाव में आती हुई तो नहीं दिख रही है, न इनकी परीक्षा जैसी कोई स्थिति है। जितने निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले 2 कार्यकाल में जिस दमदारी के साथ ले रहे थे, उसी दमदारी के साथ अभी भी निर्णय हो रहे हैं। जो निर्णय उनको करने हैं वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बजट के पहले बहुत रणनीतिक तरीके से लोकसभा के किसी प्रश्न के उत्तर में आखिरी पंक्ति में ये बता दिया गया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता, और उसकी ऐतिहासिक वजह भी बता दी गई उसमें। तो ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लेना था नायडू साहब को, वो नायडू साहब ने आके, और उनके ट्वीट्स अगर देखें कि कहाँ डिस्टिलरी लगेगी, कहाँ राजधानी बनाने के लिए कितने पैसे लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मांग रख दी है और उस पर उन्होंने ये स्वीकृति भी दे दी है। बजट में किस तरह से उनको एलोकेट किया जाएगा ये तो बजट दस्तावेज के बाद मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ अलग से करती हुई दिखेगी। जो कर रही है मुझे लगता है उसमें थोड़ा बहुत इजाफा करेगी, क्योंकि मोदी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो दबाव में दिखे। अच्छा, एक बात जो यहाँ मुझे समझनी है हर्षवर्धन जी, वो ये कि अभी जो हम बजट देख रहे हैं वो आंध्र का 49.36 हजार करोड़ है। अगर हम बिहार की बात करें तो 1.22 लाख करोड़ है। तो क्या इनमें इजाफा भी हो सकता है या इनमें कुछ कटौती हो सकती है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये भी चर्चा हो जानी चाहिए, कई बार नहीं होती है। राज्यों को कई बार जो गरीब राज्य हैं, कम परफॉर्मिंग जो राज्य हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। अब ये कौन नहीं जानता है कि आंध्र प्रदेश अगर है तो वहाँ क्या स्थिति है और बिहार की क्या स्थिति। बिहार में कोई उद्योग नहीं है, बिहार में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार देखेंगे तो लगभग बराबर है। 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ वहाँ गया तो 2.25 लाख करोड़ यहाँ आया, तो लगभग। मूल बात यह है क्या परफॉर्मिंग स्टेट को, जिसको कहते हैं ना, कुछ उनके लिए अप्रिशिएट करने का कुछ फॉर्मूला निकालना चाहिए क्या, जो नीति आयोग ने सजेस्ट किया था, जिस पर ये सरकार भी नहीं चल। एक बार तस्वीरें में फिर दिखा दूं, राष्ट्रपति भवन फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं और एक बार फिर से ये फोटो ऑप जो है वित्त राज्य मंत्री संसद की सीढ़ियों पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनका ये कॉन्सिक्यूटिव 7th बजट है। ये बजट हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, चूंकि पेपरलेस हो गया है इसलिए कोई मोटा बक्सा नहीं है, कोई ब्रीफ केस नहीं है, बल्कि एक छोटी सी टैबलेट है जो इस वक्त वित्त मंत्री के हाथ में है। ये विकसित भारत 2047 के भारत के विजन को किस तरीके से पूरा करने में सक्षम होगा, इस पर लगातार निरंतर चर्चा की जा रही है स्टूडियो के अंदर। और जो पूरी टीम है वो ये टीम जिन्होंने अपने अथक प्रयास के साथ संकलन किया और फिर इस बजट को मूर्त रूप दिया गया, वो टीम भी इस वक्त अच्छा, प्रेशर तो बहुत होता होगा पूरी टीम के ऊपर सर। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, हर क्लास को खुश रखना है, प्रेशर बहुत होगा। प्रेशर क्या है? सबसे बड़ा प्रेशर क्या है? ग्रोथ को प्रेफरेंस दी जाए या रिलीफ को? रिलीफ यानी आम आदमी को राहत दी जाए,
इनकम टैक्स में छूट दी जाए, डीजल उसका सस्ता किया जाए, गृहिणियों को रिलीफ दी जाए, या ग्रोथ पे फोकस रखा जाए? क्योंकि सब जगह अगर लड्डू पेड़े बांटे जाएंगे तो होगा क्या, उससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, सरकारी घाटा बढ़ जाएगा। सरकारी घाटा बढ़ जाएगा तो ग्लोबल इन्वेस्टर दूर जाएगा, तो वहां ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एक कुशल बाजीगर की तरह बैलेंस करना है दोनों तरफ, कि एक तरफ ग्रोथ भी रहे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स वो आते रहे। आज हिंदुस्तान देखिए दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 8.2% पे। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान सबसे कहीं हम आगे हैं। तो ग्लोबल मनी आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आ रहा है। चाइना का जो नुकसान है वो इंडिया का फायदा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेमीकंडक्टर तक हिंदुस्तान में बनने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ आम आदमी को रिलीफ देना है, किसान भाई कुछ हद तक निराश बैठे हुए हैं। इलेक्शन में सरकार की वो वाली परफॉर्मेंस नहीं रही है जो कि एक्सपेक्टेड थी, तो इसमें इनकम टैक्स के कंसेशन भी जो पिछले सालों से नहीं आ रहे थे वो आने की संभावना है। रूरल इंडिया पे एलोकेशन ज्यादा होनी है जिसमें रिटर्न थोड़ा डिले होके आएंगी, हालांकि रिटर्न वहां भी अच्छी आती हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ी एक ब्लेंडिंग करनी है ग्रोथ और रिलीफ के बीच में। तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो बहुत होगा। हिंदुस्तान जैसी कंट्री में हर आदमी बजट में उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, तो जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल, प्रेशर और डिलीवरी के बीच का ही तो सर ये पूरा बैलेंस है। अब इस बैलेंस को कैसे बनाकर रख पाई हैं फिनेंस मिनिस्टर, बस अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, 11 बजे संसद में ये बजट रखा जाएगा।